नई चाय बिन किसी साइड इफेक्ट के ये दिलाएगी आराम की राह। होम्योपैथी सेहत की नई परिभाषा, होम्योपैथी लोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी है इसकी भाषा, होम्योपैथी रोगों की सच्ची आशा। जड़ी बूटियों की शक्ति है इसमें, प्रकृति का ज्ञान छुपा है किस्म में। सटीक इलाज हो हर रोग का, बस इसके नियमों में जीवन जिए। होम्योपैथी नेचुरल है इसकी भाषा, होम्योपैथी सच्चा इलाज है इसका दावा। डॉक्टर मनीष पाटीदार ने हमें बताया, इस राह में सच्चाई का साया। रोग मिटेंगे दर्द मिटेंगे, सहज उपाय है हर जगह फैलाया। होम्योपैथी है ये आवाज, होम्योपैथी अब मिले हर दिल को सुकून का राज। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र गुर्जर आपका अपने YouTube चैनल नवजीवन इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्लिनिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो साथी हमारे इस प्रयास को पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जो साथी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमें इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध रहेगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथियों, मैं डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली का एक छोटा सा सदस्य हूं। अगर आप भी मेरी तरह डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली के सदस्य बनना चाहते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर कॉल करके 3 बजे से 5 बजे तक कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। या आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, BEMS कोर्स के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप 3 बजे से 5 बजे तक मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। आज एक बार फिर से आपके लिए एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जानकारी से भरी हुई डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की वीडियो लेके आपके बीच में आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आशा करता हूं वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दूसरी बात, यदि कफ निकालना है तो P3, C13, C5, A3, VER1, YB, ये जो प्रोटोकॉल होता है, याद रखना दोस्तों, किसी भी प्रकार के कफ को ठीक कर देगा, किसी एनी टाइप कफ, 5th या 10th डायल्यूशन, है ना, एक्सपेक्टोरेंट करा देगा, बाहर निकाले। देखो, मैं आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे दूं दोस्तों कि मैं कोई भी चीज आपको ये नहीं कहता इसी को पॉजिटिव दोगे तो एकदम से खांसी बढ़ा देगा, है ना, इसी को पॉजिटिव दोगे एकदम से खांसी बढ़ा देगा और खांसी बढ़ा के म्यूकस बढ़ा के कफ निकालेगा। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या आप कैपिलरी फाड़ना चाहते हो? है ना, आप जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, क्या उसको फाड़ना चाहते हो? नहीं ना, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना। ठीक है, आप धीरे धीरे कफ को बंद करना। आप अगर D6 दोगे, आप D7 D8 दोगे, कफ एकदम बंद हो जाएगा। एकदम बंद होगा ना, सफोकेशन लगेगा। वो सफोकेशन में जब कफ आएगा ना, सर्दी का जब कफ में कन्वर्शन होता है तो कैपिलरीज के लेवल पर म्यूकस का डिपोजिशन होता है। अर्थात यहाँ पर एक प्रोसेस होती है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। और यही कारण है कई लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं। ये लंग्स है ना, यहाँ पर ये ब्रोंकस होता है, ये पार्ट होता है ब्रोंकस के, यहाँ पर आया और आगे, यहाँ पर गया और आगे, है ना, ये छोटी छोटी कैपिलरीज होती है यहाँ के लेवल पर। तो यहाँ से ऑक्सीजन बहुत इजी आ रही, लेकिन यहाँ पर कफ जमा हुआ है ना। तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही, ये नहीं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस को डेवलप कर रहा है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, आप बहुत ज्यादा सफोकेशन महसूस करोगे, ड्राइनेस महसूस करोगे, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको दोस्तों कफ जमा हुआ महसूस होगा। बच्चे इसीलिए अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बार बार बच्चों के दिमाग में फीवर चढ़ता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। इसीलिए सारी की सारी कंडीशन एक्सपेक्टोरेशन के लेवल पर डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन तो आ रही लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रहा, है ना। अब ऐसी कंडीशन में आप वहां पर एकाएक कब बंद कर दोगे, सोचो क्या डेवलप कर रहे हो, क्रॉनिक
ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज अगर ये डेवलप कर रहे हो तो आप उल्टा उस व्यक्ति को टेम्परेरी तो आपने बहुत जल्दी काशी बंद करके रिलीफ दे दिया, लेकिन जो कफ जमा हुआ है ना वो आगे जाकर उसकी एल्वियोलाई को डैमेज कर देगा, है ना। यही कारण है आगे जाकर अस्थमा डेवलप हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिटिस, एम्फाइसीमा, है ना, ये सारी कंडीशन, इवन आगे जाकर निमोनिया या प्लूरिसी भी डेवलप हो सकता है। ये डॉक्टर की गलती से होता है, आप ये गलती नहीं करिएगा, है ना। 2 पैसे कमाने के चक्कर में याद रखिएगा पेशेंट के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। आप यहाँ पर इसको पहले 10th दीजिए, 10 दिन का दीजिए, ज्यादा नहीं देना, उसके बाद 5th दीजिए और उसको बोल दीजिए 20 to 30 डेज लगेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट ठीक होना है, पहले 10th, फिर 5th एंड फिर 3rd, जरूरत नहीं उसके बाद, प्योर ठीक। और ये सा पेशेंट जो आपने ठीक किया है ना, ये लंबे समय तक चले जाओ ठीक ही रहेगा, बार बार रिकरेंट नहीं होगा। अन्यथा आप देख लो मॉडर्न साइंस से वहां पर दबा दिया जाता है, फिर सीजनल चेंज होता है, 2-4 महीने बाद फिर तकलीफ, है ना, पहले से बढ़कर आती है कि नहीं, आप बताइए आती है कि नहीं आती, है ना। एक कॉमन कंडीशन है दोस्तों जो आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एमेनोरिया का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो कैंसरस और C1 और A1 का ग्रुप है, लेकिन मैं बता दूं नॉक्स वोमिका को आपने समझा ही नहीं। नॉक्स वोमिका एक फीमेल की बहुत बड़ी सहेली होती है अगर आपको प्रयोग करते आया तो, है ना। अगर आप एमेनोरिया के लेवल पर प्रयोग करते आया तो जो स्क्रोफुलोसा ग्रुप है ना, ये बहुत बड़ी टेंडेंसी लगता है हार्मोन्स लेवल को बैलेंस बनाने के लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से डायरेक्टली जुड़ा होता है। हम कहते हैं अवर बॉडी पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली बाय हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों सिस्टम साइमल्टेनियसली काम करते हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर S1, C1, A1, RE, मैं आपको बता दूं इससे बेस्ट कोई इनफर्टिलिटी की मेडिसिन नहीं हो सकती। मेरी बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, जुबान की कीमत समझिएगा आप दोस्तों। S1, C1, A1, RE से बेटर कोई इनफर्टिलिटी की मेडिसिन हो ही नहीं सकती, है ना। एमिनोरिया को ठीक करना यानी मेंसेस को रेगुलर करना, इसका सबसे बड़ा गुण होता है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH, LH के सिक्रेशन को बढ़ा देगा, है ना। याद रख लेना दोस्तों, यही कारण है इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आपको टेबल प्रैक्टिस में मिलता है ना। इसके साथ केवल C5 को दे दीजिए आप, ये 2 मेडिसिन दे दीजिए, इनफर्टिलिटी कवर हो जाएगा, है ना। अब आप सोच लीजिए, मैं तो इतना डीप बात चीज बता रहा हूं जो मैंने अपनी लाइफ में यूज किया है, और 1000+ केसेस को मैं इनफर्टिलिटी के लेवल में नोट डाउन नहीं करता हूं, मैं एक अंदाज लगाता हूं, मेरे जो पेशेंट्स आते हैं मैं नोट करता रहता हूं माइंड में, मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूं दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि आप जब नशा मुक्ति ड्रॉप दे देते हो तो नशा मुक्ति ड्रॉप ओनली फिजियोलॉजिकल होता है, वो लीवर के लेवल से आपके जो कॉन्साइन माइंड होता है जिसमें बार बार इच्छा होती है कि मैं वाइन लूं, है ना, आपको डिजायर ऑफ वाइन होती है, लगातार होती है ना, केवल जनरल टॉनिक दे देना आप, ठीक है। स्क्रोफुलोसा ग्रुप के लेवल पर, ब्लड और लिम्फ के लेवल पर प्यूरिफाई करने की जरूरत है, D5 में दे देना, है ना। जो वाइन की डिजायर होती है ना, लगातार दारू पीने की जो चिड़न होती है दोस्तों, केवल जनरल टॉनिक, नेचुरल टॉनिक को D5 में एक्सटर्नल अप्लाई करा दो, नेचुरल टॉनिक को एब्डोमेन पर और जनरल टॉनिक को ये पिट्यूटरी ग्लैंड, कान के ऊपर वाले जो पोर्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, यहाँ पर अप्लाई करा दो D5 में। ये 2 अप्लाई से ही ठीक कर दोगे। अगर आपने वही चीज ओरली दे दी तो और रामबाण काम हो जाएगा, यानी वाइन की जो डिजायर होती है वो वहीं खत्म कर दोगे आप दोस्तों। इसलिए इसका बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोगों ने देखा है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको नजर आएगी दोस्तों। ये अर्जुन सर, ये सब मेरे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, ये मैं ओपन लाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा, ये मेरे पूरे परिवार की मेहनत है बॉस। इसके लिए आपको मेरे ऑनलाइन क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं फ्री में देता हूं दोस्त, मैं हर महीने 10,000 बॉटल 60 ml के फ्री में देता हूं नशा मुक्ति ड्रॉप, ठीक है। और अभी हमारे ग्रुप के कई डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर जुगरा सर है, इन्होंने इसी नशा मुक्ति ड्रॉप को इतना सस्ता बना दिया है, उन्होंने 10th डायल्यूशन में इसका उपयोग बताया है, और 10th डायल्यूशन पे थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट, पंजाब में आपको मालूम है कि कितनी बड़ी समस्या है वाइन की, ठीक है, हर व्यक्ति दारू पीता है, उन्होंने 10th डायल्यूशन पे जाकर केवल 450 ml डिस्टिल वाटर में इसी नशा मुक्ति ड्रॉप का 10th डायल्यूशन का 5 ड्रॉप डालकर उसको स्ट्रोक देकर 1-1 चम्मच सुबह शाम पिलाया, और आदमी ने चैलेंज के साथ वाइन छोड़ी है। और ऐसा 1-2 नहीं, कम से कम हजारों लोगों के ऊपर उनके दोस्तों ने, और अभी उन्होंने हमारे MP के सनावद और बड़वा के डॉक्टर है, डॉक्टर गजेंद्र दसुंदी सर, डॉक्टर BR बिरला सर, उनको भी ये चीज सिखाई और उन्होंने भी यूज किया और उन्होंने भी फीडबैक दिया। यानी कि हम लोग जो चीज करते हैं ना, हमारे ग्रुप में कोई इसको दबा के नहीं रखता, ओपनली हम लोग मार्केट में डालते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारी फैमिली मेंबर की मेहनत लगी हुई है सर, इसलिए माफी चाहूंगा, ठीक है। जो मुझे बताना है मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, जितना बताना है आपकी प्रैक्टिस के 4 चांद लगाना, मैं ओपनली बता रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा था गाल ब्लैडर के लेवल पर स्क्रोफुलोसा ग्रुप का बहुत बड़ा फंक्शन है, लीवर, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास, इनका सीधा संबंध होता है। यदि आप S2, C2, S10, C10, F1 को अगर कलेक्ट करते हो ना, ये 5 मेडिसिन आपके गाल ब्लैडर पे काम कर रही है, लीवर पे काम कर रही है, आपके इंटेस्टाइन पे काम कर रही है, इवन पेनक्रियास पे काम कर रही है, ठीक है। ये सबसे बड़ा बूस्टर होता है आपका, है ना। इसीलिए पेनक्रेटिक हेड का स्टोन हो, गाल ब्लैडर का स्टोन हो, बहुत ब्रिलियंट वर्क इसका देखने को मिलता है ना। याद रखना, डायरिया में मैंने बताया था आपको, है ना, डायरिया में 2 प्रोटोकॉल आपके माइंड में होना चाहिए, S10 C4WE या S10 C3 या S3WE या C13WE, है ना, D6 के लेवल पर। ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, इतना मार्वलस प्रोटोकॉल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यदि इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
और उस मेम्ब्रेन के अफेक्शन होने के कारण किसी को डायरिया लग रहा है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन के लेवल पर S3C3 और C13 का प्रोटोकॉल है। जितने बच्चे होते हैं जिनको हंगर डायरिया होता है, S3C3 का बहुत बड़ा रोल है उनमें, याद रख लेना, उनमें S3C3 का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों में हाथों की म्यूकस मेम्ब्रेन पे अफेक्शन होता है, उनमें तकलीफ होती है, तो S3C13 का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अगर किसी को मिनरलाइजेशन कैपेसिटी में डिफेक्शन होता है, जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उस एब्जॉर्प्टिव इंटेस्टाइनल लेयर में कोई प्रॉब्लम होती है, तब आपको दोस्तों स्पेशल S10C4W, यानी केवल फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन को समझ जाइए। ऑर्गन की मेडिसिन आपको मेडिसिन ऐसे मुट्ठी बंद करके दे दी कि लो भाई ले लो आप, है ना, लेकिन हमें करते ही नहीं आता। अगर करना सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत होगी, है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोटोकॉल इस तरह से काम करते हैं। अभी अगर आप स्क्रोल ग्रुप से 3 चीजों का काम चाहते हो, स्किन का, सेक्स से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, है ना। प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, बहुत इजीली है दोस्तों। जब आप S3L1B पे जाते हो, C3N1G पे जाते हो, आपका प्रोटोकॉल क्लियर हो जाता है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, केवल कह देने से कि हाँ भाई ये प्रोटोकॉल इस लेवल पर काम कर रहा है, मेरा मानना है ये गलती होगी, ये टोटल गलत, रॉन्ग थिंग्स है दोस्तों। ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है स्किन की डीप लेयर पर, ये स्किन के आपके लोअर अंदर इंटरनल लेयर पर उसके स्ट्रक्चर के लेवल, ये फंक्शन ठीक कर रहा है, ये स्ट्रक्चर ठीक कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, जब भी स्किन की प्रॉब्लम आती है, बगैर वाई, बगैर एपीपी के, बगैर वर्वन के ठीक नहीं होती, याद रख लेना। ये अकॉर्डिंगली मेडिसिन में ऐड करने की जरूरत है आपको, ठीक है। अगर सेक्स की प्रॉब्लम आती है तो अगर आपको C1 और C2 इसमें ऐड नहीं करा, आप बहुत सारी चीज में फेल हो जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से जितने हार्मोन होते हैं बगैर C1 के यहाँ प्रोवाइड नहीं करा पाओगे आप। जैसे सेक्स, बहुत ज्यादा सेक्स किया या बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन यानी हस्तमैथुन किया है, उसके कारण साइड इफेक्ट पेनिस के लेवल पर आ रहा है, C2 आपको ऐड करना है ना। ये नहीं, बहुत सारी चीजें मसल्स के लेवल पर ऐड करना, तो S5C3 या S3C5 का जो कॉम्बिनेशन है, उसके बगैर आप मसल्स को ठीक नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि मसल्स में नर्व कोऑर्डिनेशन होता है और नर्व के कारण वहां पर मसल्स का फंक्शन होता है। तो अब मसल्स कहां पर है, उसमें मोटर का अप्लाई है या सेंसरी अप्लाई है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए स्किन, सेक्स और मसल्स पर S3C3 के साथ में ये 2 मेन मेडिसिन है, बस इतना याद रखिए। बाकी अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रोटोकॉल को ऐड करते चली जाएगी, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं स्किन के लेवल पर जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, जानते हो आप क्या करोगे। इसीलिए मैंने कहा आप क्या करोगे, C3H5Y का ये जो कॉम्बिनेशन, यहां पर जो 2 कॉम्बिनेशन है S3C5 या S5C3, ये 2 कॉम्बिनेशन को अकॉर्डिंगली Y के साथ ऐड करोगे, है ना। ये फंक्शनल प्रॉब्लम्स जितनी भी होती है उस स्किन, जॉइंट्स और लिगामेंट्स के लेवल पर जो होती है, जो यहां पर देखी जाती है दोस्तों। और ये बहुत बड़ा अमृत होता है अगर आपने प्रोटोकॉल पकड़ना सीख लिया। वो कैसे, अगर सुपरफिशियल है तो आपको S5 का यूज करना है और डीप में स्ट्रक्चर को ठीक करना है, ठीक है, ताकि सुपरफिशियल से डीप में ना चला जाए, है ना, याद रखना। लेकिन ईचिंग बहुत हो रही है, यानी ईचिंग हो रही है, इसका मतलब डीप में ऑलमोस्ट जा चुकी है ना, तो वहां पर S3C5 का उपयोग करना है। डीप में जा चुकी है यानी कि डर्मिस में जा चुकी है और ऊपर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, तब वहां पर ये फार्मूला यूज करना है, तब यहां पर वाई का उपयोग करना है ना। याद रखना, वाई बहुत बड़ी सुपरफिशियल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को दूर करने की मेडिसिन है, बिकॉज इसका संबंध सीधा लीवर से, चिलोडिनियम मेजर्स, है ना, इसका सीधा संबंध। इसलिए मैं कहता हूं प्लांट्स का स्टडी करना बहुत नेसेसरी है, अन्यथा आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कभी भी आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे दोस्तों, बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन समस्या है जो टेबल प्रैक्टिस, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट रखा ताकि मैं आपको पूरे ग्रुप वाइज बता सकूं। ये तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जब इसका डीप में जाएंगे ना तो एक एक चीज निकल कर आती है कि कहां पर क्या ऐड करना है। हमारे जितने एज फैमिली मेंबर्स है ना, वो कभी भी पीछे नहीं है, कभी पीछे नहीं है दोस्तों। अभी गाउट आ गया, है ना, रोमेटिक अर्थराइटिस आ गया, उसकी अर्थराइटिस आ गया, केवल एक एक प्रोटोकॉल चेंज करना है दोस्तों। हम लोगों ने S6C6RE से, मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरा एक जो पेशेंट है जिसका मैं सॉरी माफी चाहूंगा, मैं डाल नहीं पाया, वो मैं आज डालूंगा। S6C6RE देने से 88 पॉइंट से 43 पर उसका जो है RF फैक्टर आ चुका है ना। ये एक ट्रेमेंडसली वर्क है हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का, जो बहुत डीप में अगर साइंस को जानते हैं वो फटाफट कहते हैं कि हाँ मैं इसको ठीक कर दूंगा, है ना। यही कारण है दोस्तों, सारी चीज आपको नजर आती है। अब सबसे बड़ी चीज होती है, आपको जब भूख लग रही, तो कई पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, अरे साहब मुझे तो भूख ही नहीं लगती यार, आप कैसे मेडिसिन दे रहे हो, मुझे भूख नहीं लग रही। अरे आप अपने आप से चैलेंज कर लो, है ना, आप चैलेंज कर लो, इसकी प्रमोट करना एपेटाइट को, कोई बात नहीं, आप केवल GT-NT दे दो बिफोर मील, D4, है ना, ये नहीं देना है S1RE और S10W दे दो D4, ठीक है। भूख कैसे नहीं बढ़ती, S1RE D4, S10W D4, 15-15 बूंद दिन में 4 बार खाली पेट खाने के बाद, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इतनी शानदार रिजल्ट देखने को मिलती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये क्या चीज दे रहे हो, आप किस प्रकार से स्टिमुलेशन दे रहे हो। S1RE से आप सोचो कहां स्टिमुलेशन नहीं किया आपने। इवन जितनी भी इंडोक्राइनल ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स के लेवल पर काम करती है, आपने हार्मोन के यूटिलाइजेशन को बढ़ा दिया, और जितना यूटिलाइजेशन आपने बढ़ाया, आप सोचो आप क्या काम कर रहे हो भाई, आप पूरी बॉडी के ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बढ़ा चुके हो। और S10W
पूरी आंतों को न्यूट्रल कर चुके हैं, पूरी आंतें साफ हो रही है, भूख बढ़ रही है, जितने भी हार्मोन्स है, जितने भी एंजाइम्स जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं सारे एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे, और एक्टिव फॉर्म में आएंगे तो बॉडी में डिमांड बढ़ेगी, बॉडी में डिमांड बढ़ेगी तो स्टिमुलेशन भी है, न्यूट्रल भी है, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका लीवर का फंक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, और फिर देखिए आप भूख कितनी लगती है। कौन बोलता है यार इलेक्ट्रोमेपैथ यहाँ काम नहीं करती, डंके के चोट पे काम करती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज होती है, कई लोग कहते हैं कि सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो भाई मैं कहता हूं कि पेन किलर बता दो, आप कौन सा पेन किलर यूज करना चाहते हैं, है ना, आप बता दो, ये यूज कर लो। मैं कहता हूं ये नहीं, आप ये बताओ, एक दो मेडिसिन का प्रोटोकॉल बताओ जो आपकी बॉडी के सारे पेन किलर्स को ठीक कर ले। बोले नहीं, दो चार बता सकता हूं। मैंने कहा ठीक है बताओ आप, है ना, सब उल्टा सीधा प्रोटोकॉल, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, सब उल्टे सीधे प्रोटोकॉल। मैंने उनको कहा यदि आपको पूरी बॉडी के लेवल पर फंक्शन ठीक करना है तो आपको देखना है कि सेल और टिश्यू ये दोनों आ गए, है ना, ये सेल ये टिश्यू दोनों आ गए, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि दो प्रोटोकॉल बताओ, ठीक है, तो दो प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया गया था, S1 और RE, है ना। मैंने कहा था S1 और RE ऐसा बेस्ट प्रोटोकॉल है जो D6 में देने पर दुनिया के सब पेन को बंद करता है, लेकिन जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स अगर किसी लेवल पर आती है तब आप केवल C1 और C5 को ऐड कर दीजिए और ये D6 में बना दीजिए। दुनिया के किसी भी लेवल पर अगर किसी भी प्रकार का कोई पेन जनरेट हो रहा है, कोई डैमेज हो रहा है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल मेडिसिन का ये कॉम्बिनेशन S1 C1 C5 RE, है ना, टॉप क्लास वंडरफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्यों, है ना, इसके जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी फिलॉसफी, है ना, वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। ये शॉर्ट एंड स्वीट आपको थ्योरी दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं कि मेरे में कोई वो नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊं, ये सारा चीज आपको दे रहा हूं। आप में से जो लोग पकड़ सकते हैं मत ज्वाइन कीजिएगा, और जो लोग वाकई में ईमानदार हैं अपने प्रति और जो लोग हमारी फैमिली का मेंबर बनना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों मेरी लास्ट क्लास है, इसके बाद शायद मैं क्लास नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, ये मेरी लास्ट क्लास है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, मैं रिफ्रेशर कोर्स शुरू करवा रहा हूँ, मेरा डिप्लोमा का कोर्स शुरू करवा रहा हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रोमेपैथ के लेवल पर बहुत सारे वर्क कर रहा हूँ, मैं हर महीने 2 से 3 कैंप अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसकी मुझे मान्यता मिलने लगी है। वो जैसे ही मेरे पास लेटर्स आते हैं मैं ये सब काम बंद कर दूंगा, केवल सुबह शाम की क्लास रहेगी मेरी, आफ्टरनून क्लास में बंद कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, पेन किलर में S1 RE से बेटर कोई पेन किलर नहीं है सिंगली, लेकिन अगर इसे C1 C5 के साथ जोड़ दिया जाए तो बॉडी का कोई सा भी पेन हो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आप कवर कर जाओगे, ऑलमोस्ट, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि बॉडी की टॉक्सिसिटी ठीक करना है ना। मैंने पूछा कि 2 मेडिसिन बताओ टॉक्सिसिटी ठीक करने के, पूरे बॉडी के टॉक्सिसिटी को ठीक करना है, कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा, है ना। याद रखना दोस्तों, बॉडी की टॉक्सिसिटी में जैसे यहां पर S1 RE है, यहां पर S1 Y है, ठीक है, ये बॉडी के हर प्रकार की टॉक्सिसिटी को बाहर निकालने की क्षमता रखता है। जानते हो क्यों, है ना, जानते हो क्यों, बहुत कम लोग जानेंगे। वाई में चिलुडिनियम है, यानी आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी कौन निकालता है बताइए, लीवर, है ना, और ये लीवर पर सीधे काम करती है, सीधे। इसीलिए S1 और Y का जब कॉम्बिनेशन बनाया गया तो बॉडी की जितनी भी टॉक्सिसिटी उसको बाहर निकाल देती है, ये एंटी टॉक्सिक कहलाती है दोस्तों। लेकिन जब हमारी बॉडी में देखा गया, फिजियोलॉजिकल समझा गया, तब हमको समझ में आया कि नहीं, इसको सपोर्ट करने की जरूरत है। अब आप मुझे बताइए, लीवर में कैटाबोलिक एनाबोलिक प्रोसेस होता है, एनाबोलिक तो बॉडी के लेवल पर, एनर्जी के लेवल पर जो भी न्यूट्रिशन बनाने की जरूरत थी वो वहां पर प्रोड्यूस किया गया, लेकिन जितने भी कैटाबोलिक यानी जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट थे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर बॉडी से बाहर निकालने का काम लीवर ने किया, यही किया ना, ठीक। दूसरी बात, जब लीवर ने किया तो ये लीवर ने बना के छोड़ दिया, इसने क्या करा, लीवर ने बना के छोड़ दिया, किडनी तक भेज दिया। अब अगर आपने S1 Y को ही समझ लिया कि भाई ये एंटी टॉक्सिक है, तो आप गलती कर रहे हो, है ना। एक हद तक ये करेगा, लेकिन किडनी ने अगर फिल्ट्रेशन नहीं करा तो क्या करोगे, है ना। तब आपको S6 C17 WER1 को ऐड करना पड़ेगा, ये 3 मेडिसिन ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, बात का मैटर है। S6 किडनी के फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएगा, C17 यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा, WER1 एंटी स्पाज्मेटिक और जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है जिसमें बैक्टीरियल, वायरल, गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको मेंटेन करने का काम करेगा, और इसीलिए D6 में हर प्रकार के पॉइजन को बाहर निकालने का काम करता है, इसलिए एंटी टॉक्सिक का लेवल यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पूछने या समझने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता लग गया, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कई लोग फीवर, टाइफाइड फीवर, बहुत घबरा जाते हैं, अरे भाई मॉडर्न साइंस तो कह रहा है ऐसा ऐसा है फलाना। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर S10, है ना, वाई, ये प्रोटोकॉल बहुत पावरफुल होता है। मैंने कहा ना, मैं क्या करता हूं, नेचुरल टॉनिक को D6 बनाया, यानी आपने S10 A3 L1 F1W को D6 बनाया, यहाँ पर C10 WER1 Y डाल दिया। आपने क्यों डाला C10 WER1 Y, C10 लीवर पे भी काम करता है, इंटेस्टाइन पे भी काम करता है। अभी मैंने कहा WER1 Y ऐड कर दीजिए यहाँ, है ना, टॉक्सिसिटी के लेवल पर। यहां जब C10 WER1 Y ऐड करा तो ये गुड एंड बैड बैक्टीरिया का जो फ्लोरा होता है ना, C10 WER1 Y से बैलेंस हो जाता है,
ठीक है, ये आपके इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को तब बढ़ाता है जब वहां पर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उस सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को धक्का मार के बाहर निकाल देता है, और जब मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकल गया आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम वहां पर सबसाइड हो जाती है। बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग वहां पर आपको देखने को मिलती है। यही कारण है दोस्तों, आप कोई भी प्रोटोकॉल्स को तय करते हो वो प्रोटोकॉल्स आपके लेवल पर बिल्कुल 100% रिजल्ट वाला होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए फीवर हो, टाइफाइड हो, बहुत इजीली सब्सिडेबल कंडीशन में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, याद रख लेना। अब बात करते हैं S2L1B की, है ना। कई लोग यहां पर मैंने कहा S2L1B, आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपके जॉइंट्स में इंफ्लेमेशन होता है, उस जॉइंट के इंफ्लेमेशन पर S2L1B कितना मैजिकल रोल अदा करता है? कितने लोग हैं आप में से जो इस चीज को जानते हैं, है ना। सारे लोग क्या जानते हैं मालूम है? S5 C5 F2 L2 Y G B RA, यही जानते हैं ना, है ना, ये जानते हैं। लेकिन S2L1B कितने लोग जानते हैं, है ना। याद रख लेना दोस्तों, ये टॉप क्लास चीज है, टॉप क्लास, जो हर किसी के समझ में नहीं आती, लेकिन जिस दिन आने लग गई ना, आर पार जिला धार हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, मैं हमेशा S2L1B को किसी भी ज्वाइंट के लेवल पर कोई प्रॉब्लम आती है, उस ज्वाइंट के इन्फ्लामेशन में, इवन साइनोवाइटिस, ठीक है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उनके इन्फ्लामेशन के लेवल पर जरूर देता हूं, और ऑलमोस्ट इतना शानदार रिजल्ट मिलता है कि सोचना पड़ता है कि यार ये क्या रिजल्ट आ रहा है ना। याद रखना दोस्तों, कई बार हम स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं भाई ये ग्लैंडुलर पूरी महिलाओं में हार्मोन बहुत ज्यादा आता है, यानी डेफिनेटली स्क्रोफ्लोसो ग्रुप का बहुत बड़ा रिजल्ट आपको नजर आता है। आप 5 ऐसी मेडिसिन बताओ जो डायरेक्टली फीमेल रेमेडी के नाम से जानी जाती है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप ये समझते हैं तो आप बोलोगे S2 A3 C1 C2 RE, है ना। आप ये 5 चीजें याद रखोगे, S2 A3 C1 C2 RE, ये जो 5 होती है ये डायरेक्टली फीमेल रेमेडी के नाम से जानी जाती है दोस्तों, टोटल फीमेल रेमेडी, है ना। याद रखना, टोटल फीमेल रेमेडी के रूप में इसका नाम याद किया जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है प्राइमरी स्टेज में, तब वहां पर S1 S2 इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेनली S2 C1 A3 L1 RE ये जो होता है ये सबसे टॉप क्लास प्रोटोकॉल होता है, जो यहां पर न्यूट्रिशन के बिहाफ को पैदा करता है और एक नॉर्मल प्रूडी प्रोसेस जो होती है आपको दिखाने को मिलती है कि हाँ भाई यहाँ पर जो भी कंडीशन डेवलप हो रही है बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रही है। तो ये ऐसा ही नहीं होता है दोस्तों, इसके पीछे का बहुत सारा योगदान होता है जो आपको पर्टिकुलरली सीखने को मिलता है दोस्तों, कि आप जब यहाँ पर प्रोटोकॉल को सिलेक्ट कर रहे हो तो ये प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। हम लोग जब इस चीज को सीखते हैं तो पैथोफिजियोलॉजिकल ज्यादा ध्यान देते हैं, पैथोफिजियोलॉजिकल, क्योंकि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता कि यहां पर चेंजेस हो रहा है, लेकिन फिजियोलॉजी में चेंजेस होना और बीमारी डेवलप होना तो पैथोफिजियोलॉजी पहले दिखाई देती है। इसलिए मैं जब यहां पर प्रोटोकॉल यूज करता हूं तो S10 C10 Y को सबसे जबरदस्त यूज करता हूं जब हेपेटाइटिस होता है, लीवर का इन्फ्लामेशन होता है ना। अब यहां पर आपने कहा कि S10 C10 Y, लेकिन यहां पर आपने 2 मेडिसिन मिक्स किया है, जानते हो कौन कौन सी मेडिसिन? F1 Ver1, ठीक है। S10 C10 F1 Ver1 Y को अगर यहां पर प्रोटोकॉल के रूप में शामिल कर दिया, आपने हर प्रकार के हेपेटाइटिस को ठीक कर दिया, है ना। हर प्रकार का हेपेटाइटिस जो लीवर से इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है, इनको दोनों को ठीक कर दो, आपका पूरा लीवर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने दिया है दोस्तों, जो स्क्रोफलोसो ग्रुप कैसे काम करता उसके बारे में मैंने अंडरस्टैंडिंग कराया। कल आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बताया था, आज मैंने लिंक बताया, है ना। मैं सारे लिंक बता रहा हूं आपको कि भाई देखो लिंक कैसे नजर आता, और ये लिंक नजर आना सबसे बेस्ट चीज होती है जो आपकी बॉडी में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज मिल गए कि बॉडी में इसके क्या चेंज हो रहा है पेशेंट के, और आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, आप कर दोगे तो ठीक हो जाएगा, है ना। अब देखो स्क्रोफलोसो ग्रुप के साथ लिम्फेटिको ग्रुप यानी L1 और L2 को शामिल करने के बाद आप रिजल्ट देखिए, है ना। कोई पेशेंट आया आपके पास और पेशेंट कहता है कि साहब मेरी आंतें भी साफ नहीं होती, मुझे न्यूट्रिशन भी ऐसा लगता है कम मिलता है, आप केवल L2 दे दो, ब्लड एंड लिम्फ प्यूरिफाई होगा, पूरी बॉडी का जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है वो साफ होगा, आपका न्यूट्रिशन बढ़ेगा। आप देखो, मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं L2 C11 की जो ग्लोबल्स होती है ये बहुत बड़ा न्यूट्रिशन है आपके लिए। S1 L1 A3 S5 C5 A2 L1 आप देख लो, यानी आपका वेस्टेज और आपका हार्ट दोनों कवर हो रहा है, और इसीलिए मैं हर स्किन डिसीज में C11 को देना पसंद करता हूं। C11 आपने दे दिया, आपने बॉडी की कोई भी स्किन डिसीज है, ये स्पेशल अगर आपने ग्लोबल्स में दिया, न्यूट्रिशन के आपको कोई भी मेडिसिन देना आप दे दीजिए, आप S3 C3 S5 C5 कोई भी कॉम्बिनेशन नेवर माइंड, लेकिन C11 जरूर दीजिएगा, और वो भी ग्लोबल्स में दीजिएगा, है ना। भले आप अलग से और दे रहे हैं लेकिन C11 दीजिएगा। मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों, C11 किसी भी स्किन डिसीज में यदि ग्लोबल्स में आप देते हो उसका रिजल्ट 2 गुना मिलता है दोस्तों, 2 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि स्किन का सीधा लिंक होता है S5 L1 से, ये लिंक बहुत बड़ा है। S5 L1 स्किन की तरफ जितनी भी चीज आएगी वो जाएगी L1 से माध्यम से जाएगी, तो सुपरफिशियल लेवल पर S5 L1, डीप लेयर पर S3 L1,
ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर ये प्रोटोकॉल है दोस्तों तो आपको सोचने की समझने की जरूरत नहीं। आपके पूरे प्रोटोकॉल्स पूरे नॉलेज में आ चुके हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन देना है और कैसे देना है ना। याद रखना ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया, और जब ये कवर हो गया आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपका 101% रिजल्ट आपके सामने खड़ा हो जाएगा, है ना। अब अगर मान लो आपको मालूम है कि पेनिस पर S3C3 का काम करता है, S3 से S2C2 काम करता है ना। लेकिन अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम डेवलप होगी तो क्या करोगे, कौन सी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, बस ये ध्यान रखिएगा, है ना। अगर फंक्शनल हो रही है तो L1 बहुत बड़ा सपोर्टिव है, यानी S3 के साथ L1, S2 के साथ L1, C2 के साथ L1 बहुत बड़ा सपोर्टिव होगा दोस्तों। लेकिन अगर कोई गुप्त रोग हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो रही है, तो याद रखना दोस्तों S3, C3, L1, WIN1, इसके साथ आप जो भी लगाना चाहते हैं आगे RE लगाइए, W लगाइए, क्या लगाना चाहते हैं, ये एक अपना फ्रेमवर्क होता है ना। याद रखना अगर एचोस पर भी आए यहाँ पर वर्वन बी कर दीजिए, यदि सेक्स प्रॉब्लम कम है यहाँ पर RE ऐड कर दीजिए, ठीक है। याद रखना यहां पर ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से एंजियोस्पर्मिया हो जाता है, वहां पर वर्वन बी ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यहां पर बी की जरूरत नहीं यार, स्टिमुलेटरी इफेक्ट कम हो रहा है, यानी स्टिमुलेशन कम मिल रहा है, प्रीमेच्योर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, आप सीधे RE का प्रयोग कीजिए। पहले D6 में दीजिए, फिर D5 में दीजिए, फिर D4 में दीजिए, ठीक है। ये नर्वाइन वीकनेस को दूर करिए D6 से, फिर D5 में दीजिए, न्यूट्रल कर दीजिए कंडीशन को, उसके बाद में D4 में दीजिए, न्यूट्रिशन करते जाइए और फिर उसको कंटिन्यू कर दीजिए। पहले 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप, 30 ड्रॉप, धीरे धीरे करके विद इन 6 मंथ, बोलने की जरूरत नहीं, 3 इंच की जुबान बंद हो जाएगी उसकी, क्या रिजल्ट मिल गया यार आपने, है ना। ये टेबल प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, आप टेबल प्रैक्टिस के लेवल पर इस चीज को करके देखिएगा, ठीक है। जितनी भी ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम आती है, जितनी भी स्किन डिसीज की प्रॉब्लम आती है, जितनी भी मसल्स की प्रॉब्लम आती है, याद रखना दोस्तों, आप जब स्किन के ऊपर देख रहे हो कि भाई पिगमेंटेशन हो रहा है ना, व्हाइट हो गया, मेलेनिन पिगमेंट कम हो गया, अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्किन के डर्मिस में मेलेनिन पिगमेंट बनता है, सुपरफिशियल नहीं बनता। लेकिन जब सुपरफिशियल आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर जो ल्यूकोडर्मा का जो केस है वो आपको सुपरफिशियल दिख रहा है, तो आपको पता है कि S5, C5, A3, F1B ये टॉप क्लास मेडिसिन है, और जब डीप में जा रहा है तो S3, C3, A3, F1B ये टॉप क्लास मेडिसिन है। अर्थात अगर सुपरफिशियल लेवल पर हो तो ये, लेकिन ऑटो इम्यून लेवल पर यानी डीप में चला गया, आपकी कोई जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट नहीं हो पा रहा, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट हमेशा आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व के माध्यम से होता है ना, वो ऑटोनोमिक है, वहां प्रॉब्लम आती है तो S3, C3, A3, F1B का रोल आपको नजर आएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि L1B को अगर आपने जोड़ा तो ये मस्कुलर काम कर रहा है, सुपरफिशियल काम कर रहा है, डीप में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग पूरा प्रोटोकॉल आपका तय होता है दोस्तों। और मेरा मानना है यू आर द बेस्ट, आप यहाँ पर टॉप क्लास लेवल पर आ जाते हो, इसलिए आपका रिजल्ट भी टॉप क्लास होता है दोस्तों, ठीक है। याद रख लेना, कई बार ऐसा होता है आपके पास पेशेंट आया और वो कह रहा साहब मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है ना, आप क्या कर रहे हैं, केवल निकालने पे लगे हुए हो, यूरिक एसिड है मैं निकाल दो उसको, किडनी का प्रोटोकॉल दे दिया। अरे भाई यूरिक एसिड लीवर की गड़बड़ी के कारण बन रहा है, लीवर को साफ करो, और ये यूरिक एसिड किडनी के एक्सक्रीशन न करने के कारण वहां पर रुका हुआ है, तो लीवर ड्रॉप को D5 में दे दो, साथ में दोस्तों स्पेशल S6L1B को दे दो, है ना, C6N1G को दे दो, ठीक है, या यहां पर Y ऐड कर दो, टॉप क्लास रिजल्ट मिलता है दोस्तों, है ना। याद रखना जब आपके यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करना होता है, S6L1YB जो होता है ना, जबरदस्त रिजल्ट देता है दोस्तों, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट हमने टेबल प्रैक्टिस में देखे हमारे, है ना। याद रखना बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। लाइपोमा हो रहा है ना, बॉडी में ट्यूमर हो रहे है ना, एंटी ट्यूमर मेडिसिन पता है आपको, बहुत कम लोगों को पता है। L1G इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी विद द हेल्प ऑफ S2, ठीक है। याद रखना आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का ट्यूमर होता है S2, A2, L1, ठीक है, WIN1, G, ये जो 5 मेडिसिन होती है S2, A2, L1, WIN1, G, इसमें L1, WIN1 जो स्पेशली जनरल जितने भी ट्यूमर होते हैं एंटी ट्यूमर के रूप में काम करती है, ट्यूमर नहीं होने देती है बॉडी में, है ना, जो भी सिस्ट होते हैं ट्यूमर होता है ना उनको होने नहीं देती है, याद रखना। लेकिन S2, A2 और WIN1 ये जो होता है ये ग्लैंडुलर लेवल पर, ये मेटाबॉलिक वेस्ट के लेवल पर जो वेस्टेज मेटल कलेक्ट हो रहा है उसके कारण, और ये WIN1 जितनी भी जेनेटल एब्नॉर्मलिटीज होती है ना, जीन्स में जो म्यूटेशन होता है उसको रोकता है, इसलिए ये जो प्रोटोकॉल होता है 30 या 200 में बहुत जबरदस्त काम करता है, इसको ट्यूमर ड्रॉप का नाम दिया जाता है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ब्रिलियंट काम करता है और अल्टीमेट रिजल्ट आपकी बॉडी में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा था आपको जनरल टॉनिक नेचुरल टॉनिक दे दो, क्यों कहा था, बिकॉज प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ये 2 मेन सिस्टम आपकी बॉडी में है ना, जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए जनरल टॉनिक और नेचुरल टॉनिक पूरी बॉडी को प्यूरिफाई करती है दोस्तों। इसलिए L1, S1, A3 का बहुत बड़ा रोल, S10, L1, A3 का बहुत बड़ा रोल है, इसको नर्वाइन सिस्टम से जोड़ दो, यानी नर्व को भी प्यूरिफाई करो आप, F1W को, ठीक है, नर्व के माध्यम से कराओ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपने दोनों जोड़ दिया, आपके जनरल आपके इंडोक्राइनल सिस्टम एज यूजुअल, आपने नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम को ऐड कम कर दिया, है ना। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोग नए हैं, कुछ लोग जो पुराने हैं उनको पता है, उनको बोलने की जरूरत नहीं, है ना, वो अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। आप अपने आप को बेस्ट बनाइए,
ठीक है, याद रखिएगा जब ये सिस्टम समझ जाएंगे कि ब्लड ऑफ प्यूरिफिकेशन लिम्फ का कैसे किया जाता है, मेरा मानना है इलेक्ट्रोमें पूरा समझ में आ जाएगा आपको, कब ब्लड बढ़ा कब घटा, कब आपको ब्लड घटा है कब बढ़ा है, उसको कैसे करना है, सारी चीज आपके समक्ष आ जाएगी। ठीक है, याद रखना कोई भी ग्लैंडुलर एब्नॉर्मलिटीज होती है S5 C5 को मत भूलना, लेकिन L1 के सपोर्ट के साथ। ठीक है, L1 मिडिलमैन का काम करता है, सिक्रेशन बढ़ाना और घटाना। L1 बहुत बड़ा उसके लिए सपोर्टर होता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। भाई आप किसी भी लेवल पर L1Y दे दो, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। आपने L1B दे दिया, न्यूट्रिशन होने लग जाएगा। इसलिए याद रखना L1 C5 जो होता है ना, ग्लैंड्स पे काम करने वाली मेडिसिन होती है ना। इसलिए कहीं पर भी अगर ग्लैंडुलर अगर प्रॉब्लम आती है तो A2 C5 L1 जोड़ दीजिए, G जोड़ दीजिए, आप ग्लैंड्स पे पहुंच गए। B दे दीजिए, ग्लैंड की सूजन कम हो जाएगी। G दे दीजिए, सूख जाएगी, है ना। ये कंडीशन आपको नजर आती है दोस्तों। इसलिए सारे प्रोटोकॉल्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं दोस्तों, सपोर्टिव मेडिसिन वर्वन। वर्वन एकमात्र ऐसी मेडिसिन है जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके बहुत तेजी के साथ में दोस्तों आपके ब्रेन तक सारा वर्क करती है। इसलिए अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा 1 लीटर में केवल 1 ड्रॉप स्लास की डाल दो, अगर आपने 1 ड्रॉप वर्वन की भी डाल दी, कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले क्योर होगा दोस्तों। ठीक है, S1 वर्वन स्लास ये ऐसी मेडिसिन है जो नेगेटिव में देने पर भी कॉन्स्टिपेशन को क्योर कर देती है। इसलिए वर्वन और स्लास अगर आप किसी को देते हैं ना, पूरा कॉन्स्टिपेशन क्लियर कर देते हैं आप दोस्तों, है ना। इसीलिए स्लास वर्वन वाई S1 S10 मैंने बताया ना, ये किसी भी प्रकार के वर्म्स को ठीक कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के। ठीक है, इसीलिए जब आप एक्सटर्नल अप्लाई कराते हो तब आप वर्वन का इफेक्ट देखिएगा दोस्तों। यदि आपने वर्वन L1B यानी सुपरफिशियल भेजना है S5 C5 के साथ, यदि आपने डी पे भेजना है S3 C3 के साथ, यदि ड्राई स्किन के लेवल पर है तो S2 C2 के साथ आप वहां पर वर्वन L1B ऐड कर दीजिएगा, वर्वन L1B ऐड कर दीजिएगा। आप देखिएगा स्किन के लेवल पर काम करेगा। लेकिन रिमूव ठीक नहीं हो रहा साहब, क्या करें, स्लास ऐड कर दीजिए साथ में एक्सटर्नली, एज यूजुअल इंटरनली। ठीक है, आप यहां पर वर्वन L1B स्लास एक्सटर्नल यूज कराइए अगर S5 C5 के साथ सुपरफिशियल कराना है, डीप के साथ S3 C3 कराना है। जो रफनेस होती है रिंगवर्म जैसी कंडीशन में, फंगल इन्फेक्शन में, सारी रफनेस सबसाइड हो जाती है। इवन जब स्कल के लेवल पर आपको नजर आ रहा है, स्कल के लेवल पर चिकनाई आ गई है, ठीक नहीं हो रहा है, एलोपेशिया हो रहा है, वहां पर एक्सटर्नल अप्लाई करा सकते हो। बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत ब्रिलियंट। अगर किसी को लगातार एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा, आज के समय में देख लो आप, है ना, बहुत सारे पेशेंट आपको मिल रहे होंगे, बहुत सारे, है ना। अभी मैंने डॉक्टर पवन जायसवाल जी हैं देवास में, एक पेशेंट का फोन आया था देवास के मेरे पास कि सर मेरी खांसी बंद नहीं हो रही, प्योरली ब्रोंकाइटिस का केस था। मैंने उनको रिफर किया और उनको कहा पर्सनली फोन लगा के कि सर आप 2 मेडिसिन बनाइए, एक A2 C13, है ना, G P2 वेन1 वाली वर्वन वाली, D4 में गार्गल, और साथ में मैंने कहा S10 P3 C13 A3 वर्वन YB ब्रोंकाइटिस के लेवल पर, P3 के लेवल पर बना के दीजिए 10th डायल्यूशन। ठीक है, आप चाहो तो फोन लगा के पूछ सकते हो। ठीक है, ये ब्रोंकाइटिस का जो फार्मूला इतना ब्रिलियंट है, 10th मैंने अभी बताया था आपको, 10th दो, 5th दो, 3rd दो, है ना, ऑलमोस्ट क्यूर कर देगा। हमें जरूरत ही नहीं है, वहां जरूरत ही नहीं किसी के लेवल पर, है ना। हमने ऑल वायरल फीवर ड्रॉप बनाया था जिसमें हमने सारे प्रोटोकॉल्स ऐड किए थे, उसमें वर्वन F1Y ऐड किया था, है ना। और ये हर प्रकार के फीवर को, बस इतना याद रखिए, फीवर की कैटेगरी होती है ना, माइल्ड टू मॉडरेट एंड हाइपर, यानी आप कहते हो 98 से 99, 99 से 101, 100 से 13, 13 से 16 और हाइपर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में डायल्यूशन भी बढ़ेगा। आपको पहले देना 3rd, 5th, 10th एंड 30, 100 तक जाता है। अगर बहुत हाई फीवर है तो 100 डायल्यूशन दे दीजिएगा इमीडिएट। आप 100 डायल्यूशन के ग्लोबल्स बना लीजिए, 2 ग्लोबल्स को 1 गिलास पानी में डिसॉल्व करिए और उस पेशेंट को बोलिए 1-1 चम्मच पीजिए। वो गिलास खत्म होते होते फीवर डाउन हो जाता है ना। ये हमारे ग्रुप की मेहनत है दोस्तों जो सामने आई है। ठीक है, बहुत ही टफ। कई पेशेंट ये बोलते हैं अरे सर स्टोन नहीं निकल रहा यार, कुछ करिए, बहुत पेन हो रहा। अरे भाई बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। S10 वर्वन L1Y ये सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल, सॉरी S6 वर्वन L1Y ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है दोस्तों। कभी मत भूलिएगा, जब स्पाज्म होता है ना, आप S6 के लेवल पर, वर्वन के लेवल पर, Y के लेवल पर यहां पर ऐड करके दे देना, आप देख लेना कितना टॉप क्लास रिजल्ट मिलता है। मैं जनरली S6 C6 L2 वर्वन Y यूज करता हूं, याद रखना दोस्तों, S6 C6 L2 वर्वन Y। क्या रिजल्ट आते हैं मैजिक दोस्तों। कोई भी स्टोन किडनी के लेवल पर होता है ना, ग्रेटर कैलेसिस हो या लेजर कैलेसिस हो या माइनर कैलेसिस हो, कहीं भी पेल्विक रीजन में भी पटा हो तो भी वहां से बाहर आ जाता है दोस्तों। इतना ब्रिलियंट रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है ना, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, मैंने एक बंदे से कहा कि आप अगर हीमोराइड्स के लेवल पर, है ना, हेमोराइड्स के लेवल पर प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो आप क्या यूज करते हो। ठीक है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया उससे, वो मुझे कहता है मैं केवल A2 L1B देता हूं और कभी कभी वर्वन डाल देता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ, वर्वन डाल रहा है भाई हेमोराइड्स में जहां ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग के लेवल पर कहा जाता है कि वर्वन को पॉजिटिव में दोगे ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, वाई को दोगे ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि रिलैक्स कर देता है, डायलेट कर देता है, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, और आप वर्वन यूज कर रहे हो। ठीक है, उस समय तो उसको समझ में नहीं आया, बाद में जाकर बोलता हाँ सर गलती से मैंने बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेशल याद रखिएगा, हीमोराइड्स जब ब्लाइंड हीमोराइड्स होता है तब आपको A2 C5 L1 वर्वन
बी और जी। ये जो प्रोटोकॉल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी स्पेशल उन लोगों में जिनमें ग्रैप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, मस्से के गुच्छे होते हैं, वहां बी, और जब सिंगल होता है वहां जी। बहुत ब्रिलियंट का यहाँ पर सबसे बेस्ट है A2C5 L1 वर 1 बी इंटरनल दे दीजिए, और जी जो होता है एक्सटर्नल, यानी A2C5 L1 वर 1 जी एक्सटर्नल दे दीजिए। यहां से वर 1 हटा दीजिए, है ना, ब्रीडिंग हो जाएगी। वर 1 हटा दीजिए, A2C5 L1 जी D4 में बनाइए, एक्सटर्नल लगा दीजिए। अब देखो मस्से सूखने लग जाएंगे। या D4 बना दीजिए, एक बड़ा टब लीजिए, उसमें फिटकरी घोल दीजिए 1 या 2 बार, उसमें 20 से 40 गुण डाल दीजिए और पेशेंट को कहिए बैठिए आप, है ना। कुछ समय बैठने के बाद पेशेंट बोलता है कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने बाद कि मेरे मस्से बिल्कुल सूख गए, गायब होने लग गए, है ना। ये रिजल्ट मिलता है। ये है EH दोस्तों, ठीक है। याद रखना, जब हमने पर्सनली इन सारे साहित्य की स्टडी करी तब हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल निकाले। जैसे हमने कहा A2, C5, L1, वेन 1, P2, वर 1 जी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया, इसमें कुछ भी नहीं बचा। हर टिश्यू के लेवल पर हम टिश्यू को क्यूर करने की क्षमता इसमें डाल दी हमने, ठीक है। फिर हमने देखा कि हाँ न्यूरोलॉजिकल भी जोड़ दे, तो हमने F1 भी इसमें ऐड करा। जब न्यूरोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल F1 कभी यूज नहीं करना, कभी भी पैथोलॉजी में F1 यूज नहीं करना, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने इसको ऐड करा, ठीक है। जब ऐड करा तो हमने देखा ये एंटी ट्यूमर एंटी कैंसरस बन गया, ठीक है। एंटी ट्यूमर एंटी कैंसरस बन गया, लेकिन इसका रेशियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर कुछ चीज बिल्कुल नगण्य यूज की हुई है, बहुत न के बराबर, यानी मान लो 30 ml में 2-2 ड्रॉप के लेवल पर, और कुछ चीजें हैं जो 30 ml में 10-10 ml मिलाई गई है ना। तो इसीलिए दोस्तों जब प्रोटोकॉल बने उसके बाद हमने देखा तो एंटी ट्यूमर एंटी कैंसरस काम कर रहा है। फर्स्ट स्टेज D7, सेकंड स्टेज D8, थर्ड स्टेज D9 और फोर्थ स्टेज D10 का यूज किया जाने लगा, और रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त हमको टेबल प्रैक्टिस में मिल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है पेट में वर्म होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है ना। बहुत ब्रिलियंटली प्रोटोकॉल हमने बनाया कि जब हमने यहाँ पर जनरल टॉनिक में वर 1 ऐड किया या नेचुरल टॉनिक में वर 1 ऐड किया, Y ऐड किया, C10 ऐड किया, हमारे रिजल्ट 2 गुना बढ़ गए, इंक्रीज होने लग गया HB। पेशेंट खुद बोला कि साहब मेरा पहले इससे कभी बढ़ा नहीं, 8-9 से कभी बढ़ा नहीं, और आज देखो कितना ज्यादा है। हमने प्रैक्टिकल अप्रोच से बढ़ाया, ठीक है। याद रखना, कई बार ऐसा होता है लीवर अंडर एक्टिव होता है या बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है लीवर में, है ना। आपको कंजेशन दूर करना है, कोई दिक्कत नहीं। लीवर की टॉप मोस्ट जो बिलियस सर्कुलेशन यानी बाइल जूस बनाने की जो मेडिसिन है S2 है ना। S2 के साथ वर 1 YEO ऐड कर दीजिए, आप देखिए इंटेस्टाइन और लीवर की तरफ चला जाएगा। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है दोस्तों, इतना ब्रिलियंट रिजल्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता, है ना। कई लोग ऐसा होता है जिनको बहुत एलर्जिक मेडिसिन, छींकें बहुत आ रही है, पॉइंट नंबर 3 पे आरी लगाइए, और साथ में याद रखिएगा S1 वर 1 P1 या P3 Y दे दीजिएगा। S1 वर 1 P1 या P3 Y दे दीजिएगा, कोराइजा साफ हो जाएगा दोस्तों। जो कोराइजा की प्रॉब्लम है सबसाइड हो जाएगी। बहुत ब्रिलियंट। कई बार ऐसा होता है कोलाइटिस हो जाता है, कोलान में इन्फ्लामेशन, और कोलान की बेस्ट मेडिसिन है C15, ठीक है। अब आप C15 के लेवल पर प्रोटोकॉल तय करेंगे तो याद रखने की जरूरत है C15, कोलान ऐसी जगह है जहां गरम गरम स्पेस होती है, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल फ्लोरा फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती रहती है, ठीक है। इसलिए C15, वर 1, S10 और G, ये जो मेडिसिन होती है कोलाइटिस के लेवल पर नंबर 1 रेमेडी हो जाती है दोस्तों। इसलिए प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब सिलेक्ट करना होता है दोस्तों, तब हम लोग ये पूरे प्रोटोकॉल सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों। यदि आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।